हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और पिछली वीडियो में हमने देखा था गणित कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है 4.2 उसके पहले प्रश्न का सॉल्यूशन, जिसमें हमने ये सीख लिया था कि द्विघात समीकरण के मूल हम किस तरह से ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि का प्रयोग करके। फिलहाल यहाँ पे हम सीखने वाले हैं 4.2 के बाकी बचे हुए प्रश्न, मतलब प्रश्न संख्या 2 से लेके 6 तक। लेकिन अगर किसी को गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना नहीं आता है तो आप वो पिछली वीडियो देख लेना, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 से। तो यहाँ पर देखो, जो प्रश्न संख्या 2 है इसमें बोला गया है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, ये है आपके सामने उदाहरण 1 जिसमें 2 समस्याएं दी गई हैं, इन दोनों को हमें हल करना है। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। जो इसका पहला हिस्सा है मैंने यहाँ पर देखो उतार रखा है। पहले हिस्से में समझो कि क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मतलब 2 बच्चे हैं, एक का नाम है जॉन, दूसरे का नाम है जीवंती। इन दोनों के पास मिला के 45 कंचे हैं टोटल। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास जो कंचे बचे हैं उसकी संख्या का गुणनफल 124 आता है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, मतलब हमें ये निकालना है कि शुरुआत में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे माना आरंभ में, यानी खोने से पहले, आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या। ठीक है, जॉन के पास कंचे लिख दिया मैंने बराबर x। ठीक है, मान लेते हैं कि शुरुआत में जॉन के पास x कंचे हैं। इस तरह से माना आरंभ में, ठीक है, जीवंती के पास कंचे बराबर, देखो दोनों के पास मिला के हैं 45 यानी कि 45। तो अगर एक के पास x हो गए तो दूसरे के पास कितने बचे? 45 में से x हटा दो, जो बचेगा वो दूसरे के पास होगा, है ना। जैसे मान लो अगर 2 लोगों के पास मिला के 20 कंचे होते, मान लो, समझा रहा हूं मैं, और एक के पास मान लो 5 आ जाए तो दूसरे के पास कितने होंगे? 20 में से 5 हटा दो, कितना बचेगा? 15, यानी कि दूसरे के पास 15 होंगे। यानी कि अगर एक के कंचों की संख्या पता है तो कुल में से उसे घटा दो, दूसरे का मिल जाता है। तो वैसे ही एक के पास अगर हमने x मान लिए हैं, दोनों के मिला के 45 है तो 45 माइनस x हो जाएगा। किसी को अगर ना समझ में आए तो एक के पास x मान लो, दूसरे के पास y, दोनों के मिला के x प्लस y कितना है? 45 है। यहाँ से y का मान निकालोगे, वापिस से 45 माइनस x आ जाएगा। फिर वो पुट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें जो द्विघात समीकरण यहाँ पे बनानी है उसमें एक ही चर आ सकता है, y नहीं आएगा अगर x आ रहा है तो, इसीलिए मैंने यहाँ पे y नहीं लिया है। ठीक है, हो ये वैसे भी जाएगा। तो यहाँ पे एक के पास कंचे कितने हो गए? x, दोनों के मिला के कितने थे? 45, तो x घटा दो, दूसरे के पास जो कंचे हैं वो पता लग जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बोलेंगे 5-5 कंचे खोने के बाद। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम बोलेंगे 5-5 कंचे खोने के बाद। ठीक है, 5-5 कंचे खोने के बाद जो दोनों के कंचों का गुणनफल है वो कितना आता है? 124 आता है। ठीक है, यानी कि जो जॉन के पास कंचे बचे होंगे गुणा में जो जीवंती के पास कंचे बचे होंगे, इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आता है? 124। फिर से समझ लो, क्वेश्चन में लिखा था कि दोनों अगर 5-5 कंचे खो दें तो उनके पास जो कंचे बचे हैं उसका गुणनफल 124 है। अब आप एक बात बताओ, जॉन के पास शुरुआत में कितने कंचे थे? x। तो अगर ये 5 कंचे खो देगा तो इसके पास x में से 5 कम रह जाएंगे, 5 हटा दोगे, माइनस कर दोगे। जैसे अगर मेरे पास मान लो 20 कंचे हों और मैं 5 कंचे खो दूं तो कितने बचेंगे? 15। कैसे आएगा वो? 20 में से 5 माइनस करके, यानी कि जो मैंने खो दिया उसको घटा दो। तो जॉन के पास x कंचे थे, उसने 5 कंचे खो दिए तो x माइनस 5 बचे हैं जॉन के पास। ऐसे ही जीवंती के पास कितने थे? 45 माइनस x, इसने भी 5 खो दिए तो 5 और कम हो जाएंगे, यानी इसके पास कितने बचेंगे? 45 माइनस x तो पहले से ही थे, 5 और खो दिए, इसलिए 5 और माइनस करना पड़ेगा। अब मैं इसको ऐसे ना लिख के डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 45 में से 5 घटाओगे 40 बचेगा, यानी कि सीधा सीधा हम चाहे तो इसको 40 माइनस x भी लिख सकते हैं।
जिसको समझ में नहीं आया फिर से समझा देता हूँ। इसके पास 45 माइनस एक्स थे, इसने 5 और खो दिए, तो 45 में से 5 गया 40, साथ में माइनस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बस हमें ये समीकरण सोल्व कर लेनी। ठीक, तो इसको सोल्व कर लेते हैं यार। x पहले इसके पास जाएगा, x गुणा में 40 कितना हो गया 40x, x इंटू में माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 4 पंजे 20 यानी कि 200, फिर माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स यानी 5x बराबर कितना है 124। यहां तक हो गया। अब देखो यार, बड़ी घात वाला पद पहले लिखो, x की घात 2 पहले लिखोगे, इसके साथ जो इसके लेफ्ट में निशान है वो साथ में रहेगा, याद रखना। ठीक है, और उसके बाद देखो x कहाँ पे है 40x है और ये 5x है, 40 और 5 कितना होता है 45। ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस का कितना है 200 और ये कितना है 124, 124 इधर आएगा माइनस में, यानी कि माइनस 200 फिर माइनस 124 यानी माइनस का 324, 200 और 1 324, उधर बचेगा 0 क्योंकि हमने इसको यहां पर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है भाई, अब देखो यार, हम x की घात 2 जो भी उसका गुणांक है ज्यादातर कोशिश करते हैं कि वो धनात्मक रहे, तो हम क्या करेंगे पहले सबको माइनस से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, -1 से सबको गुणा करने का मतलब है सबका निशान बदल जाएगा, तो -1 से इसको गुणा करोगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको माइनस से गुणा करोगे प्लस से माइनस हो जाएगा, इसको करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और बराबर 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को गुणा करोगे 0 ही रहना है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था, अब मैंने आपको बताया था भाई कि अब हम यहाँ पर जब भी गुणनखंड विधि का प्रयोग करके मूल निकालते हैं तो हमें देखना होता है इसको और इसको गुणा करके क्या आ रहा है। तो 324 इसके साथ कुछ नहीं समझो, एक समझो, 324 गुणा 1 324 हो गया। मतलब मुझे दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी हैं जिनको गुणा करके आता हो 324 और इसके साथ में निशान क्या है प्लस का निशान है, यानी प्लस करके इन्हीं दोनों नंबर्स को प्लस करके क्या आता है जो बीच में होता है, बीच में है -45, माइनस भूल जाओ सिर्फ 45 लिखो, माइनस अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट सोच पाओ तो ठीक है, या फिर आपको पता हो कहीं से तो भी ठीक है। अगर आप ना सोच पाओ कि ऐसे कौन से नंबर होंगे तब आपको इसके टुकड़े कर लेने हैं, किसके, जो गुणा करके आ रहा है 324 के, या रफ में करना है आपको। ठीक है, 324 के रफ में अगर मैं टुकड़े करूँ, ठीक है, तो 2 का एक बार गया, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर 2 को करोगे 81 हो जाएगा, फिर 3 से 27 बार, ठीक है, फिर 3 का पहाड़ा 9 बार, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब हमें ये जो नंबर है ना इधर वाले, इनको 2 ग्रुप में बांटना है और देखना है कि कब उनको जोड़ के ये चीज़ आती है। अगर ना पता लगे तो, वैसे मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि मैंने सवाल पहले किया हुआ है कि 36 गुणा में 9 करेंगे तो 324 आएगा और 36 और 9 जोड़ के 45 होता है, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने सवाल बहुत बार कर रखा है। बट जो बच्चा पहली बार कर रहा होगा उसके डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा कि क्या है। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ कि जब भी आपको समझ में ना आए तो आप जो गुणा करके आ रहा है उसके टुकड़े करो और इन नंबर को 2 ग्रुप में बांटो कि जोड़ के आ जाए 45। 2 ग्रुप में बांटने का मतलब क्या है, हम तुक्का लगाएंगे। मान लो मैंने पहले इन तीनों को एक ग्रुप में रख दिया तो 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 2 दूनी 4 तिया 12, तो ये बन गया 12। इनको एक ग्रुप में रखा, 3 तिया 9 तिया 27, तो ये बन गया 27। क्या 27 और 12 जोड़ के 45 आता है? नहीं आता। तो मतलब ये हमने जो ग्रुप बनाया ये गलत हो गया। आपको ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड यानी तुक्का लगाना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, फिर ऐसे ही आप अलग अलग बार जब बनाओगे तो अब मान लो मैंने इनको एक ग्रुप में रख दिया, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 और 3 गुणा 3 9 अलग कर दिया। अब देखो 36 जमा में 9 करो, 36 और 9 जोड़ के 45 आता है, बिल्कुल आता है। तो मतलब 36 और 9 ही अपना, ठीक है, काम का नंबर है। तो देख लो यार, 36 और 9 गुणा करोगे यही आएगा, ठीक है, और 36 और 9 को जोड़ोगे तो यही आएगा। जब आपको ये नंबर पता लग जाएंगे तब आपको क्या करना है, सब कुछ सेम उतारना है, बस बीच में जो 45 है इसकी जगह 36 जमा 9 लिखना है। मेरे कहने का मतलब क्या है, करके दिखाता हूँ। देखो, x की घात 2 की जगह x की घात 2, माइनस की जगह माइनस, बस इस 45 की जगह आपको लिख देना है 36 प्लस में 9। तो 36 प्लस में 9 किसकी जगह आया है, 45 की जगह। बाकी सब ये चीज़ सेम रहेगी, यानी यहाँ पे x, यहाँ पे 324,
बराबर में 0। ठीक है, ये रफ वर्क है, इसको चाहो तो मिटा लेना। यहाँ पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इंटू एक्स कितना हो गया, माइनस 36x, फिर माइनस प्लस माइनस 9x, ठीक है, यानी माइनस 9x हो गया, प्लस में 324 है, बराबर में है 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, बस आपको सोचना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे 1x है, तो x तो कॉमन आ जाएगा। तो इन दोनों में से देखो क्या क्या बचा, x की 2 में से 1x बाहर लिया तो 1x बचा हुआ है, माइनस 36x में से x बाहर ले लिया, यहाँ 36 बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो पहली बात तो माइनस कॉमन आएगा ही। कुछ जब आपको ना समझ में आए तो एक बात तो याद रखना यार, ब्रैकेट के अंदर चीज़ें सेम बचती हैं। तो यार देखो, यानी कि अगर यहाँ ब्रैकेट में x माइनस 36 है, अगर समझ में ना आए तो इधर भी x माइनस 36 ही बचना चाहिए। अब सोचो यार, यहाँ से सिर्फ x बचा है तो क्या कॉमन लिया होगा, -9। ठीक है, तो -9 कॉमन लोगे तो यही चीज़ आ जाएगी। बाकी आपको समझ में आ रहा है तो आप सीधे तरीके से भी कर सकते हो। चलो, x माइनस 36 दोनों के पास है, x माइनस 36 कॉमन आ गया। अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो यहाँ से x माइनस 36 आ चुका है, x रह गया, यहाँ से x माइनस 36 आ चुका है, -9 रह गया, बराबर है 0। दो चीज़ों को गुणा करके 0 आ रहा है, देखना यहाँ पर क्या है, गुणा का निशान है। तो ये मैंने बताया था, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, या दोनों ही 0 है। मतलब या तो x माइनस 36 बराबर 0 होगा, या फिर x माइनस 9 बराबर 0 होगा। तो इसका मतलब है यहाँ से x बराबर 36 आ जाएगा, और इसका मतलब है यहाँ से x बराबर 9 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ देखो, ठीक है, दो केस बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर हम x बराबर 36 ले रहे हैं तो इसका मतलब है जॉन के पास, ठीक है, आप पूरा लिख लेना, ठीक है, जॉन के पास कंचे जो हैं वो हमने क्या माने थे, x माने थे, यानी कि जॉन के पास 36 कंचे हो जाएंगे। और इसी तरह से जीवंती के पास, ठीक है, पूरा लिख लेना यहाँ पे, जीवंती के पास कंचे हमने कितने माने थे, 45 माइनस x माने थे, याद करो। तो यानी कि 45 में से x की वैल्यू 36 आई है, यानी कि 9 बचेगा। ये होगा एक केस। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर हम x बराबर 9 ले रहे हैं, तब जॉन के पास जो कंचे होंगे, ठीक है, यहाँ पे आप पूरा लिख लेना, जॉन के पास कंचे वो x थे, x आया है 9, यानी तब जॉन के पास 9 होंगे, और जीवंती के पास, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी मानी थी, 45 माइनस एक्स, यानी कि 45 माइनस 9 यानी कि 36। तो याद रखना कि मतलब अगर एक के पास 36 है तो दूसरे के पास 9 होंगे, और अगर पहले के पास 9 है तो दूसरे के पास 36 होंगे। आंसर 9 और 36 ही रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो आप देखो, जो दूसरा प्रश्न इसको समझो। जो इसका दूसरा हिस्सा इसमें बोला गया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है, मतलब कुछ खिलौने एक दिन में यहाँ पे बनाए जाते हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि जितने भी खिलौने उस दिन बनाए गए होंगे उसको अगर हम 55 रुपये में से घटा दें तो जो आएगा वही एक खिलौने का मूल्य होगा, ऐसा बोला गया है। इसके बाद बोला गया किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले हमें क्या मानना है कि भाई मान लेते हैं कि जो उस दिन खिलौने बनाए गए वो x खिलौने थे। ठीक है, तो माना उस दिन बनाए गए खिलौने या बनाए गए खिलौनों की संख्या लिखते हैं। ठीक है, ये संख्या मान लेते हैं x खिलौने मान लिया उस दिन बनाए गए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से देखो, प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 55 रुपये माइनस एक्स, यानी 55 माइनस एक्स रुपये। ठीक है, फिर से समझ लो, यहाँ पे ये बोला गया था कि जितने भी खिलौने उस दिन बनाए गए किसी खास दिन,
उसको अगर हम 55 में से घटा दें तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य पता लग जाएगा। तो मान लेते हैं उस दिन x खिलौने बनाए गए थे, हमने 55 में से x घटा दिया तो यही एक खिलौने का मूल्य हुआ। ठीक है, अब देखो ये बोला गया है कि उस दिन जितने भी खिलौने बनाए गए सबकी लागत कितनी थी, 750 रुपए। तो यहां पे मैं लिखूंगा कुल लागत, यानी कुल खर्चा आया जो बनाने में। ठीक है, कुल लागत बराबर कितना है, 750 रुपए। ठीक है, कुल लागत कितनी आई, 750, मतलब जो बनाने में लगे हैं। ठीक है, ये उसका है, बेचने वाला मूल्य नहीं है, ये असलियत में खिलौने को बनाने में जो मूल्य लगा है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो कुल कितने रुपए लगाने पड़े, 750 रुपए। अब देखो यार, हम ये कैसे निकाल सकते हैं, देखो x खिलौने बनाए गए, इसको अगर हम गुणा कर दें इनकी कीमत से, हर एक खिलौने को बनाने में जो कीमत लगी, जो मूल्य लगा, वो 55 माइनस x रुपये आया, और ये बराबर कितने के बराबर है, मतलब ये कितने के बराबर है, 750 रुपये के। फिर से समझ लो, जैसे अगर मान लो आपने 5 खिलौने बनाए होते, मान लो आपने जैसे 5 खिलौने बनाए होते और एक खिलौने का दाम मान लो 6 रुपये रहा होता, तो 5 गुणा 6 करते तो कुल दाम जो लगा होता 30 रुपये ही तो लगा होता। यानी जो कुल लागत आप लगा रहे हो कैसे लगाओगे कि भाई कितने खिलौने बनाए हैं, 5, हर एक खिलौने की कीमत कितनी है, 6, यानी जितने भी खिलौने बन रहे हैं उसको उसकी कीमत से गुणा कर दो। तो कितने खिलौने बन रहे हैं, x, हर एक की कीमत कितनी है, 55 माइनस x, दोनों को गुणा कर दो, कुल लागत आ जाएगी, कुल कितने रुपए लगे, है ना, सिंपल सा लॉजिक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x गुणा में 55 हो गया 55x, x गुणा में माइनस x हो गया माइनस x का घात 2, बराबर आया 750। इसको अगर अच्छे से लिखें तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, x की घात 2 वाली, ठीक है, टर्म पहले लिख दी। फिर ये 55x, इसके पहले कुछ नहीं है तो समझ लेना प्लस है, तो यानी कि ये प्लस 55x, इसको इधर लाओगे माइनस में 750 बराबर है 0। तो यहाँ से माइनस से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x। ठीक है, सबका निशान मतलब बदल दो, क्योंकि हमने माइनस 1 से गुणा कर दिया, समझो निशान बदल जाएगा, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ना, वो ऐसे ही रहेगा। अब देखो, अब हमें फिर से यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, तो 750 गुणा 1, ऐसे 2 नंबर ढूंढने होंगे हमें जिनको गुणा करके आ जाए 750। 2 नंबर ढूंढने हैं आपको जिनको गुणा करके आता है 750, और इसके पहले निशान देखो प्लस है, तो मतलब इन्हीं दोनों नंबर्स को जोड़ के यानी प्लस करके वो आना चाहिए जो बीच में है। बीच में है माइनस 55, माइनस भूल जाओ, सिर्फ 55 लिखो। ठीक है, तो यार देखो यहाँ पे तो हमारा दिमाग तुरंत काम कर जाएगा ना, 25 3 75 होता है, यानी 25 गुणा में 3 75 होगा, लेकिन 750 है तो 30 कर दो, 25 गुणा 30 750 होता है, और 25 और 30 जोड़ोगे ना भाई साहब, 25 और 30 जोड़ोगे तो 30 और 20 50 5 55। ठीक है, यहाँ तो डायरेक्ट मिल गया, नहीं मिलेगा तो फिर से वही टुकड़े करते यार। टुकड़े किसके किए आते हैं, जो गुणा होके आ रहा है, नहीं 750 के, फिर वहाँ से तुक्के से हम, ठीक है, बार बार ट्राई करते, जब जोड़ के 55 आ जाता तो ले लेते वहाँ पे वही वाला चीज़। ठीक है, जब जोड़ के 55 आ जाता तो वही 2 नंबर हमें मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो हम डायरेक्ट सोच पा रहे हैं। ठीक है, आसान था सोचना इसको। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, बस इस 55 की जगह, माइनस की जगह माइनस रहेगा, बस इस 55 की जगह हमें 25 प्लस 30 लिख देना है। कितना लिख देना है, 25 प्लस 30। ठीक है, प्लस में 750। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस करके आना चाहिए था, याद रखना, लेकिन यहाँ प्लस है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 साथ में x है प्लस 750। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस 30x, प्लस में है 750, बराबर में है 0। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, x, तो x माइनस 25, यहाँ से क्या कॉमन आएगा भाई, 30 के पहाड़े में, ठीक है, दोनों आ जाएंगे। देखो यार 30 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूँ, 25 बार, 25 या 75, 1 0 750। ठीक है, वैसे भी सोच लो यार ये दोनों चीज़ें सेम रहनी चाहिए ना। तो यहाँ से x माइनस 25 आ गया, यहाँ पे बचा x, यहाँ बचा 30, यानी x माइनस 30 बराबर है 0। तो इसका मतलब या तो x माइनस 25 बराबर 0 हो, या फिर x माइनस 30 बराबर 0 हो,
यहाँ से आ जाएगा x बराबर 25, ठीक है, या फिर यहाँ से आ जाएगा x बराबर 30, ठीक है। मतलब खिलौनों का दाम उस दिन या तो 25 रुपये था या फिर 30 रुपये था, मतलब कुल खिलौने, ठीक है। तो मतलब खिलौने जो बनाए गए थे उस दिन वो या तो 25 बनाए गए थे या 30 बनाए गए थे। अगर वो 25 बनाए गए होते तो 55 में से 25 घटाओगे एक खिलौने का मूल्य आएगा। अगर वो 30 बनाए गए हैं तो 55 में से 30 घटाओगे एक खिलौने का मूल्य आएगा, ठीक है। हमें क्या क्या निकालना था, हमें निकालना था निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, है ना। तो दो संख्या पॉसिबल है, या तो 25 या फिर 30, ठीक है। कीमत यहाँ पे नहीं पूछी गई तो मैं नहीं निकाल रहा। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। अगला जो देखो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, इसमें बोला गया ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा माना पहली संख्या, ठीक है, मान लिया पहली संख्या क्या है, x है, तथा माना दूसरी संख्या, ठीक है। यहाँ पे हम y भी मान सकते थे, लेकिन हमें जो समीकरण बनानी है वो एक ही चर में होनी चाहिए, इसलिए y नहीं मान रहा। दूसरी कैसे मानेंगे, दोनों को जोड़ के 27 आता है, तो जो जोड़ के आता है उसमें से एक संख्या निकाल दो, दूसरी बच जाएगी। तो जोड़ के आता है 27, इसमें से पहली संख्या जो x है उसको हटा दिया, माइनस कर दिया, जो बचेगा वो दूसरी संख्या होगी, ठीक है। और इनका गुणनफल कितना आता है 182, यानी प्रश्न के हिसाब से चले, प्रश्न अनुसार, तो इन दोनों को गुणा अगर कर दिया जाए, यानी कि x को गुणा कर दिया जाए 27 माइनस x से, ये होगी पहली संख्या, ये होगी दूसरी संख्या, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आता है 182। तो यहाँ से x गुणा में 27 हो गया 27x, x गुणा में माइनस x हो गया माइनस x का स्क्वायर, 182 को इधर लाओगे माइनस में आ जाएगा, बराबर 0, ठीक है ना। इसको मैं इधर ले आया। अब देखो यार, माइनस x पहले लिख दे रहा हूँ, माइनस x की घात 2, 27 बाद में लिख रहा हूँ, और 182 यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबको माइनस से गुणा कर दे रहा हूँ ताकि x स्क्वायर प्लस का बन जाए, मतलब x स्क्वायर का गुणांक प्लस का बन जाए, ठीक है। तो इसका निशान भी बदलेगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बराबर है 0। फिर से हमें दो नंबर चाहिए जिनको गुणा करके 182 आए और जोड़ के 27 आए, तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो 14 और 13, ठीक है। 14 और 13 जोड़ोगे 27 आएगा, गुणा करोगे 182 आएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 इंटू एक्स, फिर माइनस 13x प्लस में 182 है, बराबर 0 है। अब या फिर से वही कॉमन ले लो, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 बचेगा, यहाँ से माइनस 13 लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 14। तो यहाँ से देखो x माइनस 14 है, x माइनस 14, बाहर क्या रह गया, x माइनस 13, बराबर कितना है 0, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 14 अगर 0 के बराबर जाएगा तो x बराबर 14 आ जाएगा, या फिर यहाँ से x माइनस 13 अगर 0 के बराबर है तो x का मान 13 आ गया, ठीक है। तो ऐसे में संख्याएं निकालनी थी, तो हम बोलेंगे यदि, इस केस में क्या बनेगा, यदि पहली संख्या बराबर x जो कि 14 आई है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई, दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, याद करो, 27 माइनस x, यानी कि 27 में से 14 घटा दो, क्या बचेगा 13। मतलब अगर पहली संख्या को हम 14 लेंगे तो दूसरी संख्या 13 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे अगर पहली संख्या को हम 13 लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यदि पहली संख्या x को हम 13 लेंगे, क्योंकि x का मान यहाँ पे 13 है, तो दूसरी संख्या 13 x थोड़ी थी, दूसरी संख्या क्या थी, 27 माइनस x थी, यानी कि 27 माइनस 13 कितना हो जाएगा 14। मतलब अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी 13 है, और अगर पहली 13 है तो दूसरी 14 है, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखो जो अगला प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 4, ये भी काफ़ी आसान है। इसमें बोला गया है हमसे दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो।
ठीक है। तो यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांक की बात की जा रही है जो क्रमागत है, मतलब लगातार आते हैं एक के बाद एक। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, मैंने मान लिया कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो अगला क्या होगा या फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, उससे एक ज़्यादा होगा भाई। ठीक है, कोई भी पूर्णांक ले लो आप जो लगातार आते हो, उनमें कितने का फर्क होता है, एक का। जैसे अगर मैं पहला पूर्णांक 5 बोलूँगा तो अगला कैसे मिल जाएगा मुझे, 5 + 1 यानी कि 6 मिल जाएगा। ऐसे अगर मैं पहला 7 बोलूँगा तो अगला 7 + 1 8 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर दोनों पूर्णांक क्रमागत हैं, ठीक है ना, लगातार आ रहे हैं, तो पहला जो भी होगा उससे मैं एक जोड़ दो अगला मिल जाएगा। तो पहला अगर x है तो उसमें मैं एक जोड़ता हूँ x + 1, ये दूसरा वाला मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या कि भाई जो भी ये पूर्णांक हैं इनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365। तो हम क्या करते हैं, पहला पूर्णांक है x, इसका वर्ग निकाला, और दूसरा पूर्णांक क्या है x + 1, इसका वर्ग निकाला, और दोनों का योग निकाल दिया यानी दोनों को जोड़ दिया। अब इनका योग किसके बराबर है, 365 के, तो मैंने भी लिख दिया बराबर में 365। बस अब यहाँ से हमें एक द्विघात समीकरण मिल जाएगी और यहाँ से हमें पता लग जाएगा। देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो x की घात 2 प्लस यहाँ पे a + b का घात 2 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, सो उसके हिसाब से ये a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x × 1 x हो जाएगा, तो 2x। ठीक है, 2ab हो गया प्लस 2x साथ में 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो x + y की घात 2 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। x की घात 2 जब हमें y की घात 2, y की जगह 1 है तो 1 की घात 2 प्लस में 2xy, मतलब इन दोनों को गुणा करके डबल कर दो, तो x × 1 x का डबल 2x बराबर कितना है, 365 है। अब यहाँ से देखो x की घात 2 x की घात 2 दो बार लिखा हुआ है यानी कि 2 बार हो गया x की घात 2। ठीक है, प्लस ये मैं x वाला पद पहले लिख रहा हूँ 2x, 1 की घात 2 1 होता है, 365 इधर आएगा माइनस में यानी माइनस का 365 प्लस का 1, तो कितना बचेगा, माइनस का 364 बराबर कितना है, 0। ठीक है, अब देखो यार ये भी 2 के पहाड़े में आता है, ये भी 2 के पहाड़े में आता है, ये भी 2 के पहाड़े में आएगा, तो मतलब 2 से सबको भाग दे दो। ठीक है, 2 से सबको भाग दे दो दोनों तरफ, यानी इधर भी 2 से मैंने सबको भाग दे दिया। ठीक है, यहाँ भी तो कितना हो जाएगा, देखो ये कट के बचेगा x की घात 2, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 यानी 182, और यहाँ बचेगा 0। अब फिर से यार गुणा करके आना चाहिए 182, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 है तो 182 × 1 यानी 182। हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको गुणा करके 182 आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ठीक है रफ वर्क में लिख रहा हूँ कि हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको गुणा करके आता है 182। ये आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, ये करना जरूरी नहीं होता, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, और यहाँ पर देखो क्या है, माइनस, तो यानी इन्हीं दोनों नंबर को माइनस करके घटा के क्या आना चाहिए, जो बीच में है। बीच में देखो क्या है, x के साथ कुछ नहीं दिख रहा, समझ लो 1 है यहाँ पे, यानी कि 1। फिर से अभी हमने किया था, देखो 14 और 13, अभी थोड़ी देर पहले एक आया था सवाल ऐसा, है ना, 14 × 13 करोगे तो 182, और 14 में से 13 घटाओगे तो कितना आएगा, 1। वहाँ पे हालांकि 27 था, जोड़ के आना था, तो 14 और 13 जोड़ के 27 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे घटा के लाना है 1, तो 14 में से 13 घटाओगे तो 1 बचता है ना। ठीक, तो यानी कि अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, x की घात 2 प्लस यहाँ पर जो 1 है बस इसको आप लिख दो 14 - 13, तो 14 में से 13 गया, 1 ही आएगा। ठीक है, साथ में जो भी है x - 182 बराबर 0, ऐसे ही छाप दो यहाँ पे। ठीक, अब देखो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x की घात 2 प्लस 14 गुणा में x क्या हो गया, 14x, माइनस 13 गुणा में x क्या हो गया, -13x, माइनस में कितना है 182, और बराबर में कितना है 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x + 14। यहाँ से देखो जाहिर सी बात है -13 कॉमन आएगा,
क्योंकि 13 इंटू 14 ही तो 182 हो रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ से x माइनस कॉमन लिया तो यहाँ निशान बदल देना, तो माइनस प्लस तभी माइनस आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो भी निशान होगा अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो उसका उल्टा आता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, पक्की बात है अगर माइनस कॉमन लिया तो, ठीक है। तो 13 का पहाड़ा कितनी बढ़ जाएगा, 14 बार बराबर 0, ठीक है। आप ऐसे भी पता लगा सकते हो कि बिल्कुल इसके जैसा आना चाहिए, यहाँ पे 14 है तो वहाँ भी 14 ही आएगा। तो यहाँ से देखो x प्लस 14 x माइनस 13 बराबर है 0 यानी 0। तो या तो x प्लस 14 बराबर 0 हो या फिर x माइनस 13 बराबर 0 हो, ठीक है। तो यहाँ सोल्व करोगे तो x का मान कितना हो जाएगा, -14, और यहाँ से करोगे तो -13 हो गया, x बराबर +13। ये हमारा उत्तर होगा x बराबर, ठीक है। ये जो चीज़ है ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल क्यों होगा समझ लो, क्योंकि यहाँ पे x का मान एक ऋणात्मक संख्या है जबकि हमने माना था x धनात्मक है, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक था ना। तो हम बोलेंगे क्योंकि x एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, क्योंकि x एक धनात्मक पूर्णांक है इसीलिए x बराबर -14 नहीं हो सकता। हम बोलेंगे परंतु x एक धनात्मक पूर्णांक है अतः x बराबर -14 तो नहीं होगा भाई, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना, अतः हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, x बराबर 13, ठीक है। तो याद करो पहला पूर्णांक हमने क्या माना था, पहला पूर्णांक हमने माना था x जो कि आया है 13, और दूसरा पूर्णांक हमने क्या माना था, दूसरा पूर्णांक हमने माना था x से 1 ज़्यादा भाई, यानी x की जगह 13 रख दो, तो 13 + 1, ठीक है, यानी कि 14। तो याद रखना ये 14 वो वाला नहीं है, ठीक है, ये 14 इसलिए आ रहा है क्योंकि x से 1 ज़्यादा यानी 13 से 1 ज़्यादा 14 होता है, जबकि वो माइनस का था वो हटा देंगे हम, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखो अगला प्रश्न भी काफ़ी आसान है, इसमें बोला गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की। देखो भाई यहाँ पे समझो ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें ये जो कोण है ना ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज को चलो मैं नाम दे देता हूँ ABC, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो इसके आधार से 7 कम है, ठीक है, ये अपना आधार हो गया जिस पे टिका हुआ है। तो आधार को अगर मैं x बोल दूँ तो जो इसकी ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक। और जो इसका कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है। कर्ण आप समझते हैं 90 के सामने वाली भुजा, यानी कि ये जो भुजा है AC ये है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमने मान लिया है कि ये x सेंटीमीटर है और ऊंचाई जाहिर सी बात है उससे 7 कम यानी x - 7 हो जाएगी, ठीक है। फिर से समझ लो, इसमें बोला गया था ऊंचाई आधार से 7 कम है तो आधार x हो गया, तो ऊंचाई उससे 7 कम यानी x - 7 हो गया, कर्ण 13 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण भी 90 है। भाई किसी कोण को तो 90 बनाओगे क्योंकि नाम तो दिया नहीं हुआ है त्रिभुज का, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे माना आधार बराबर क्या मान लिया है, x सेंटीमीटर। तो अगर आधार इतना है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई, ऊंचाई उससे 7 कम, यानी जो फिगर में वही लिख रहा हूँ x - 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं ताकि हमें एक समीकरण मिल जाए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है भाई, आधार का वर्ग प्लस में ऊंचाई का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग, ठीक है। अब हमें पता है, ठीक है ना, हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है कि भाई आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। आप इस प्रमेय को ऐसे भी समझ सकते हो कि 90 के सामने जो भुजा है, अगर आपको ऐसे याद नहीं होता है तो इतना तामझाम मत करो, आप ऐसे याद रखो 90 के सामने जो भुजा है उसका अकेले का वर्ग एक तरफ रहता है। जैसे 90 के सामने भुजा की लंबाई क्या है 13 सेंटीमीटर, तो इसका वर्ग अकेले एक तरफ रहेगा, बाकी जो दो भुजाएं बच गई
उनके वर्गों का योग एक तरफ रहेगा। तो जैसे एक भुजा ये बच गई, इसकी माप है x सेंटीमीटर, दूसरी भुजा ये बच गई जिसका माप है x-7। ठीक है, तो देखो 90 के सामने वाली भुजा का अकेले का वर्ग है, बाकी दोनों के वर्गों का यहाँ पे। ठीक है, अब बस ये सॉल्व कर लो यार। यहाँ पे आ गया x की घात 2 प्लस, यहाँ पे फिर से a माइनस बी का स्क्वायर यानी x की घात 2 प्लस 7 की घात 2 कितना हो गया 49 माइनस 2ab यानी कि 7x का डबल 14x बराबर 13 का वर्ग करोगे 169 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वर्ग 2x की घात 2 हो गया, और x वाली टर्म कहाँ पे, यहाँ पर, यानी यहाँ पे आ गया ये, और ये चीज़ माइनस में आएगा तो प्लस का 49 माइनस का 169, 40 गया तो 29 और 9 यानी 20। ठीक है, 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 120 माइनस का बराबर कितना 0। ठीक है, 2 से सबको भाग दे सकते हो यार। ठीक है, ये बचेगा इतना, यहाँ बचेगा 7, 120 का आधा 60, तो गुणा करके 60 और घटा के 7। ठीक है, 12 और 5। ठीक है, देखो सीधा लिख सकते हो यहाँ पे x² माइनस 12 में से 5 घटाओगे, देखो 12 में से 5 घटाओगे 7 बचेगा, 12 को 5 से गुणा करोगे 60 आ जाएगा। चाहे आप करके देख लेना। ठीक है भाई, तो यहाँ से आ गया x की घात 2 माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस में 60 बराबर कितना 0। ठीक बिल्कुल आसान होता है, इसमें कहीं भी ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी आप। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे इस तरह क्वेश्चन आपको आसान लगते जाएंगे। तो यहाँ पर देखो x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x माइनस में 12। ठीक है, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, 5x में से 5 बाहर निकाल लिया, 5 का पारा 12 बार पढ़ोगे 12 में 60 होता है, तो x माइनस 12 कॉमन आ गया, यहाँ बचा x प्लस 5 बराबर में आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ से यार इसको 0 के बराबर रखोगे, x माइनस 12 बराबर 0, या तो ये होगा या फिर x प्लस 5 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 12, या फिर यहाँ से x बराबर आ जाएगा -5। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये वाली जो चीज़ है ये तो कैंसिल हो जाएगी, हम बोलेंगे x बराबर -5 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो कैंसिल हो गई, x बराबर -5 नहीं होगा, अतः x बराबर कितना ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो आधार था उसको हमने x बोला था, x सेंटीमीटर, यानी कि x की वैल्यू आई है 12, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया। और जो ऊंचाई थी वो याद करो आधार से 7 कम थी, यानी कि 12 से 7 कम कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला और आखिरी सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, मतलब यहाँ पे कुछ बर्तन बनाए जाते हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। उस दिन की कुल निर्माण लागत अगर 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कोई कुटीर उद्योग है, इसमें कुछ बर्तन बनाए जाएंगे और बर्तनों का जो रेट है ना, लागत जो लागत आ रही है, ठीक है, वो किस हिसाब से आ रही है कि जितने भी बर्तन उस दिन बनाए गए उन बर्तनों की संख्या का दुगना कर दो और फिर उसमें से 3 और ज़्यादा जोड़ दो, 3 अधिक। ठीक है, तो ये होगा, और कुल लागत उस दिन थी 90 रुपये। अगर मैं समझाऊँ आपको तो ऐसे समझो, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। पहले लिखता हूँ मैंने लिखा माना कुल बनाए गए बर्तनों की संख्या, बनाए गए, ठीक है, बर्तनों की संख्या बराबर है x, प्रत्येक पर लागत, प्रत्येक पर, ठीक है, प्रत्येक नग पे या प्रत्येक बर्तन पर लागत जो होगी, ठीक है, यानी कि बनाने में जो निर्माण में खर्चा आया वो कितनी होगी। फिर से देखो, जो लागत आ रही है ना प्रत्येक
नग पे या प्रत्येक बर्तन पे, वो है संख्या का दुगुना कर दो। कितने बनाए गए थे x, तो x का दुगुना क्या हो जाएगा 2x, और फिर उससे 3 अधिक थी, यानी कि इससे 3 ज़्यादा ले लो। यानी कि इतने बर्तन बनाए जा रहे हैं, हर एक को बनाने में इतना खर्चा आ रहा है, ये हो गया। ठीक है, और कुल लागत जो है ना भाई साहब, कुल लागत जो है वो है 90 रुपये की। अच्छा, कुल लागत कैसे आएगी भाई, आपने कितने बर्तन बनाए, x बर्तन बनाए, हर एक को बनाने पे कितनी लागत आई थी 2x जमा 3, एक बर्तन को बनाने पे आ रही है, तो x को इससे गुणा कर दो, चिपका के लिख दिया मतलब। ठीक है, ये दोनों गुणा हो गए, तो यहाँ से कुल लागत आ जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने दूसरा उदाहरण का दूसरा पार्ट किया था, पहले उदाहरण का दूसरा पार्ट किया था। ठीक है, कि अगर आप मान लो 5 बर्तन बना रहे हो, ठीक है, और एक बर्तन को बनाने में 13 रुपये लग रहे हैं, तो कुल खर्चा कैसे आएगा, 13 गुणा 5 यानी 65 रुपये आएंगे। तो ये जो कुल खर्चा आ रहा है 65 रुपये कैसे आ रहा है, आपने कितने बर्तन बनाए 5, वैसे ही अपने सवाल में कितने बर्तन बनाए गए हैं x, हर एक को बनाने में कितना खर्चा आया उससे गुणा कर दिया, हर एक को बनाने में कितना खर्चा आया उससे गुणा कर दिया। समझ में आ गई बात। चलो अब यहाँ से x गुणा 2x क्या हो जाएगा, 2x की घात 2, x गुणा 3 हो जाएगा 3x, 90 आ जाएगा माइनस में, बराबर में बचेगा 0। ठीक है, तो गुणा करके कितना आना चाहिए 180, और घटा के कितना आना चाहिए 3। तो आपको याद रखना है 12 गुणा 15, ठीक है, 15 गुणा 12 होता है 180, और अगर 15 में से 12 घटाओगे ना बचता है 3, क्योंकि यहाँ पे बचना चाहिए 3। ठीक, तो मतलब क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है 2x की घात 2, 3 जो है ना इसकी जगह आपको लिख देना है 15 माइनस 12, बाकी सब कुछ सेम। तो यहाँ से कितना हो गया 2x की घात 2 प्लस 15 गुणा में x माइनस 12 गुणा में x माइनस 90 बराबर 0। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 15। यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, 6 के पहाड़े में 12, 6 का, ठीक है 6 आ गया, तो यानी कि अब यहाँ से 6 का पहाड़ा 2 बार, 6 दूनी 12, ठीक है, माइनस कॉमन लिया है तो निशान बदल जाएगा, नहीं प्लस माइनस प्लस माइनस, 6 का पहाड़ा 15 बार, 15 छक्का 90 होता है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ कि स्टेप गैप करके, या तो 2x प्लस 15, चलो पूरा ही कर देता हूँ, ठीक है, ये लिया, और x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से या तो 2x प्लस 15 बराबर 0 होगा, या फिर x माइनस 6 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से माइनस 15/2 आ जाएगा, या फिर यहाँ से x बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक भी है फ्रैक्शन भी है। बर्तन फ्रैक्शन में तो नहीं बनाए जाएंगे, मतलब से भिन्न में तो नहीं बनाए जाएंगे कि 15 का आधा 7.5 बर्तन थोड़ी बनाए जाएंगे, क्योंकि x बर्तनों की संख्या थी। अगर ये ऋणात्मक ना भी होता, वैसे तो ऋणात्मक है, मान लो अगर ऋणात्मक ना भी होता तब भी हम ये नहीं लेते। क्यों, क्योंकि यार बर्तन आप पूरे ही तो बनाओगे, ऐसा थोड़ी ना कि आपने 4 कटोरी बना दी और 1 कटोरी आधी बनाई, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे ऋणात्मक है तो सोचना ही नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है, x बराबर माइनस 15/12 जो कि ऋणात्मक है, नहीं हो सकता है, तो ये कैंसिल हो गया। तो x बराबर क्या आ गया 6। तो मतलब बर्तनों की संख्या जो थी, मैं सीधा लिख रहा हूँ, बर्तन बराबर x थे, कितना आ गया 6। प्रत्येक पर लागत जो है, जो कि हमें निकालनी थी, प्रत्येक पर लागत, वो हमने कितनी मानी थी याद करो, बर्तन जो बनाए गए हैं उसका दुगने से 3 अधिक। बर्तन कितने बनाए गए हैं 6, यानी कि 2 गुणा में 6 उससे 3 ज़्यादा। पहले गुणा करोगे, जोड़ना मत, पहले गुणा होती है, तो 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ोगे 15। ठीक है, रुपये लागत जो है वो रुपये में, ये हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।